Assalamualaikum class. So this is our last fourth lecture of chapter number 1. This is part 4 and page number 6 to 7. ठीक है, lecture number 4 and I am your teacher Miss Sana Akhtar. Okay, this chapter is Introduction to Chemistry. In this part we are going to study the scientific approach. Now let's start. What is scientific process? So, साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं. साइंटिफिक रिसर्च फॉर आंसर टू क्वेश्चन एंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम बाय यूजिंग द प्रोसीजर कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस हैं नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमेनास के बारे में कि जो कुछ भी दुनिया में या नेचर में हमें होता हुआ नज़र आ रहा है या यूनिवर्स में हमें या तो नज़र आ रहा है या हम फील कर रहे हैं, वो सब उन सब का आंसर जो है वो क्या चीज़ देती है हमें? साइंटिफिक मेथड देता है, बताता है हमें. हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू हम चीज़ों की रिसर्च करते हैं कि ये है क्या चीज़ या इसका आंसर क्या है. इसके स्टेप क्या है? जब हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें कुछ समझ में आएगा कि ये साइंटिफिक मेथड होता क्या है. इसके 4 मेन स्टेप है. ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इज हाइपोथेसिस, नंबर 3 इज थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ. सो ऑब्जर्वेशन, जब हम नेचर की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं और कभी कभार हम क्वेश्चन भी करते हैं अपने आप से कि ये छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें ये कैसे हो रही हैं. जैसे कि सन मूव कर रहा है या अर्थ मूव कर रही है या डे और नाइट किस तरह से चेंज होते हैं और वापस से सूरज जो है मुसलसल वहीं से ही जो है अराइज हो रहा है सूरज. तो ऐसा क्यों है? रात के वक्त स्काई ब्लैक क्यों हो जाता है? हमें बहुत सारे क्वेश्चन जहन में आते हैं. तो इसी तरह एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूटन और उसके भी जहन में एक क्वेश्चन आया जब वो एक दरख्त के नीचे सो रहा था और उसने ये देखा कि उसके सर पे एक सेब गिरा और वो उससे उठ गया. तो जब उसकी नींद खराब हुई और उसने सेब को ज़मीन पे गिरा हुआ देखा तो उसने ये सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये सेब ऊपर की तरफ गया हो. जब ये दरख्त से टूटा है तो ये ऊपर की तरफ गया हो. ये इसके जहन में एक क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो ये इसने ऑब्जर्व किया कि हर वक्त जब भी कोई चीज़ हो रही होती है, गिर रही होती है या डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से, तो वो इन दी एंड ज़मीन की तरफ ही आती है. तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज द बेसिस ऑफ साइंस as we understand it today and form the first step in the scientific method. Observation naturally lead to a question. यानी कि जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं अपने 5 सेंसेस से और जो भी हमारे जहन में क्वेश्चन अराइज होते हैं वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होती है हमारे सराउंड जो कुछ भी हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में अब जैसे हम न्यूटन की ही बात कर लेते हैं कि जब उसने ये सोचा कि ये सेब मेरे ऊपर या सर के ऊपर या ज़मीन पे ही क्यों गया या ज़मीन की तरफ क्यों गया, तो उसका उसने एक कोई रीज़न बताया या सोचा उसने कि ये क्या हो सकता है, पॉसिबल इसका आंसर क्या हो सकता है. जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है या जो क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज होता है उसका पॉसिबल आंसर, लॉजिकल पॉसिबल आंसर हाइपोथेसिस कहलाता है. A hypothesis is an educated guess because it is almost always informed by what you already know about a topic. So simply it is an educated guess.
ठीक है। सो न्यूटन ने क्या गैस किया? न्यूटन ने गैस किया कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, या जो भी ज़मीन से दूर चीज़ जाती है उसको अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट स्टेप इज थ्योरी। अच्छा, ये सब न्यूटन खुद ही कर रहा था। जब उसने ये सब बातें सोची और दूसरे साइंटिस्ट को बताई, और दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ ने इनके साथ एग्री किया और कुछ ने इनको फॉल्स प्रूव करने की कोशिश की। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो ऑब्जर्वेशन के बाद और हाइपोथेसिस के बाद, जब उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो वर्कर भी जिसने ये सोचा था, ये ऑब्जर्व किया था कोई भी फिनोमेना, और बाकी दूसरे भी, क्योंकि हर किसी की ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन बदलती जाती है ऑब्जर्वेशन। जैसे कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक ही टीचर से समझते हैं, पर किसी को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन अराइज करते हैं जो किसी के जहन में नहीं होते हैं। सो इसके बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो फिनोमेना या वो एक एजुकेटेड गेस थ्योरी बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा, थ्योरी जो है वो फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। अगर कभी भी जैसे अगर थ्योरी फॉल्स हो गई, यानी कि फॉल्स प्रूफ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रीज़न नहीं है उसके पीछे जो हमने सोचा। जैसे कि न्यूटन ने क्या सोचा था कि ज़मीन की तरफ चीज़ें आती हैं, न्यूटन ने ये थ्योरी पेश की थी। और ज़मीन की तरफ क्यों चीज़ें आती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसने कहा था ज़मीन के अंदर एक फोर्स है जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। अगर तो ये फॉल्स प्रूफ हो जाता तो ये थ्योरी ही रह जाती, या प्रूफ नहीं हो पाता तो ये थ्योरी ही रह जाती। और अगर ये फॉल्स प्रूफ हो जाता तो ये रिजेक्ट हो जाता। और अगर ये कभी भी फॉल्स नहीं प्रूफ होता तो ये साइंटिफिक लॉ में चेंज हो जाता है, उसका हाइपोथेसिस साइंटिफिक लॉ में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हेन थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड is found fit according to the fact. So the given value of prediction is called scientific law. So ये पूरा जो था ये साइंटिफिक मेथड था, साइंटिफिक प्रोसीजर था किसी भी चीज़ को ट्रू फॉल्स करने से। अच्छा, मैंने एक बात आपको बताई कि थ्योरी कभी कभार साइंटिफिक लॉ में चेंज नहीं होती, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या डार्विन की थ्योरीज जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सो एक छोटी सी समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन अपने 5 सेंसेस से लेते हैं। ये कोई एक ही पर्सन ले रहा होता है और वो उस ऑब्जर्वेशन का रीज़न एक एजुकेटेड गैस में बताता है, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। इस गैस के लिए वो थोड़े से एक्सपेरिमेंट करता है, पर सिर्फ एक ही पर्सन होता है। फ्यू एक्सपेरिमेंट होते हैं इस गैस को ढूंढने के लिए या इसका रीज़न ढूंढने के लिए। देन जब वो अपने कोवर्कर्स को बताता है या डिफरेंट साइंटिस्ट को ये बात बताता है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट भी इसके ऊपर काम करते हैं और बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए और ट्रू हो गए तो वो साइंटिफिक लॉ में चेंज हो जाएगा, पर अगर ये कभी ट्रू नहीं हुए तो ये थ्योरी ही रहेगी। और अगर ये रिजेक्ट हो गए तो इट मीन्स कि हम दोबारा हाइपोथेसिस पे और रिसर्च करेंगे, और जब ये थ्योरी रह जाती है तो फिर थ्योरी ही रह जाती है हमेशा के लिए। सो हमने यही कुछ सब कुछ समरी में पढ़ा, और नेक्स्ट हमारा
चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। सो इन द एंड ऑफ चैप्टर आपने क्या करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है पेज नंबर 1 से लेके 8 तक, और समरी भी पढ़नी है इसकी। और जितने भी क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं पेज नंबर 9 और 10 पे, उसको भी आपने अपने रजिस्टर पे लिखना है। थैंक यू क्लास।